चलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आईएफआरएस को स्टार्ट कर रहे हैं, आईएफआरएस 9। देखिए एसीसी की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो डिप्लोमा इन आईएफआरएस हो या प्रोफेशनल लेवल हो या स्किल लेवल हो, हर जगह आईएफआरएस 9 के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला लेक्चर आईएफआरएस 9 का, ये अराउंड 5 to 6 आवर में कवर होगा और बहुत सारे इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बेसिकली आईएफआरएस 9 बात करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले इसका पर्पस क्या है कि आईएफआरएस 9 का ऑब्जेक्ट क्या है। आईएफआरएस 9 स्पेसिफाई हाउ एंटिटी शुड क्लासिफाई एंड मेजर फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो अगर प्राइम पर्पस यहां पे हम डिस्कस करें तो आईएफआरएस 9 आपको स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि नॉन फाइनेंशियल आइटम से रिलेटेड, उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है। तो बेसिकली आईएफआरएस 9 में हम लोग एक तो फाइनेंशियल एसेट्स की अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटीज के बारे में सीखेंगे, और पहले तो सर हम ये समझें कि सर एक्चुअली में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर यहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन को मैंने एक बहुत समराइज में, ये समरी काइंड ऑफ नोट्स हैं आपके लिए, डिटेल बुक्स आपके पास बीपीपी का स्टडी मटेरियल है, उसमें से तो हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इन स्लाइड के बेसिस पे आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तीन चीजों के ऊपर मेजरली फोकस है: फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ वन एंटिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब हम यहां पर फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में, फाइनेंशियल लायबिलिटीज के बारे में और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट, मतलब किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से या तो फाइनेंशियल एसेट जनरेट होती हो, या तो सर फाइनेंशियल लायबिलिटी जनरेट होती हो, या हम बात कर रहे हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अब सर फाइनेंशियल एसेट क्या होती है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली में फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, तो सोचिए, मैंने एक एग्जांपल यहां पे मेंशन किया है, आपके पास नोट्स में भी है। हमने बात करी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे कि कोई एसेट जनरेट हो। लेट्स से आपने क्या किया, गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया, तो आपकी बुक्स में एक अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होगा। जैसे यहाँ बोर्ड पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, when invoice is issued on the sale of goods to the entity that has sold the good has financial assets। तो अगर कोई एंटिटी जो गुड्स को बेचती है तो उसकी बुक्स में क्या जनरेट होती है? एक फाइनेंशियल एसेट जनरेट होती है। आप सोचिए, आपने किसी को गुड्स सेल किया है, तो थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आपके पास एक राइट टू रिसीव है ना, कि आपने उसको क्या किया है, गुड्स बेचा है, आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि हम आपको इस प्राइस के ऊपर गुड्स बेचेंगे और आप हमें गुड्स के बदले में इतना पेमेंट करोगे। तो जो सेलर है उसकी बुक्स में क्या जनरेट हो रहा है सर? जो सेलर है उसकी बुक्स में एक फाइनेंशियल एसेट जनरेट हो गई, और जिसने की गुड्स को बाय किया है उसकी बुक्स में क्या जनरेट हो गई? एक फाइनेंशियल लायबिलिटी जनरेट हो गई। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे या तो फाइनेंशियल एसेट जनरेट होती हो, कोई एसेट जनरेट होती हो, या कोई लायबिलिटी जनरेट होती हो। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अभी हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को भी समझेंगे। तो जैसे बायर्स के केस में हम बात कर रहे हैं कि अगर बायर जब गुड्स खरीदता है तो उसकी बुक्स में फाइनेंशियल लायबिलिटी अराइज होती है। मतलब ऐसा कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि आपको राइट टू रिसीव अराइज होता हो, ऐसा कोई सा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपके ऊपर ऑब्लिगेशन अराइज होता हो पेमेंट करने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेशन मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटीज, और राइट टू रिसीव मतलब आपकी फाइनेंशियल एसेट्स। बिल्कुल लेमन टर्म में समझना है, देखिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होकर नहीं समझना है। अब सर हमने किसी से लोन लिया है, तो हमारी बुक्स में, आपने किसी से लोन लिया है तो आपकी बुक्स में क्या होगी? ऑब्लिगेशन अराइज होगा, हाँ सर, कि हमें उसको क्या करना है, फ्यूचर में पेमेंट करना है।
तो लोन आपकी बुक्स में क्या हो गया, एक फाइनेंशियल लायबिलिटी, और किसी ने आपको लोन दिया है तो उसकी बुक्स में क्या जनरेट हो गया, एक फाइनेंशियल एसेट जनरेट हो गया। तो सर हम ये कह सकते हैं कि इशूअर ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड को इशू करता है, जो डेट को इशू करता है, उसकी बुक्स में फाइनेंशियल लायबिलिटी जनरेट होती है। और जो इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो आपकी बुक्स में एक फाइनेंशियल एसेट जनरेट हो गई। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आपने यहां पर और ये ध्यान रखना है कि सर फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे, ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला कि आपने किसी से लोन लिया, सर लोन लिया तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन अराइज हुआ। वो लोन कैसे हो सकता है, डेट हो सकता है, बॉन्ड हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, तो आपके ऊपर तो एक फाइनेंशियल लायबिलिटी जनरेट होगी। और जिसने आपके बॉन्ड डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है उसके बुक्स में, उसके फाइनेंशियल एसेट्स में एक फाइनेंशियल एसेट जनरेट होगी। लेकिन इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लायबिलिटी और इक्विटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप मुझे बताइए, जब आप किसी को कॉमन शेयर इशू करते हैं तो क्या शेयर, आपने फंड जनरेट किया, आपने शेयर इशू करके फंड जनरेट किया, तो क्या आपके ऊपर ऑब्लिगेशन टू पे होता है? क्या आपको शेयर का पैसा वापस करना कंपलसरी होता है? नहीं होता है सर। तो क्योंकि इक्विटी शेयर में ऑब्लिगेशन जनरेट नहीं होता है, जब तक कंपनी का वाइंड अप ना हो जाए, जब तक कंपनी लिक्विडेट ना हो जाए, आपको इक्विटी शेयर को वापस पेमेंट नहीं करना होता। इसीलिए ध्यान रखिए कि जो इक्विटी कंपोनेंट होता है, जब हम शेयर इशू करते हैं, जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमारी बुक्स में क्या जनरेट होती है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जनरेट होता है। तो अगर आपने शेयर इशू करके फंड जनरेट किया है तो सर उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन सर आपने अगर बॉन्ड, डिबेंचर और या कोई डेट जनरेट किया है तो आपके बुक्स में एक फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो सर हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है और क्या इंस्ट्रूमेंट है? तो ध्यान रखिए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को रेसिडुअल इंटरेस्ट मिलता है। रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जैसे मान के चले कंपनी है, उसका लिक्विडेशन हो गया, लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद हो रही है, तो सबसे पहले क्या है कि हम आउटसाइडर का पेमेंट वापस करते हैं। आप सोचिए कंपनी आपने स्टार्ट की और मान के चलिए वो बंद हो रही है, तो आपने बैंक से लोन लिया होगा, सप्लायर ने आपको गुड सप्लाई किया होगा, तो अगर कंपनी बंद हो रही तो क्या पहले आप अपने शेयर होल्डर का पैसा वापस करोगे? नहीं सर, पहले हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद भी अगर कुछ फंड बचता है तो फिर हम प्रेफरेंस शेयर को वापस करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर को वापस करने के बाद जब कोई फंड बचता है तब वो फंड हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर, इक्विटी। तो इक्विटी के पास एक रेसिडुअल बचा हुआ इंटरेस्ट होता है और सर लायबिलिटी के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि आपको वापस करना है। तो अभी हमने डेफिनेशन को समझा। देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, लेकिन अगर आपको बेसिक एमसीक्यू पूछ लिया एग्जाम में कि आपने डेट आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या आपका डेट जो है आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो आपको बेसिक्स भी पता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे दोनों चीजों को क्या किया है, डिस्कस किया है कि सर फाइनेंशियल एसेट्स की आप डेफिनेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द एंटिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी एंटिटी, तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल बेसिक्स में हमने क्या है चीजों को समझा है। और सर हमने फिर फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज में डिफरेंस समझा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जिसमें आपको कुछ राइट टू रिसीव होता है, और डेट और इक्विटी में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। अब हम एक और चीज समझ रहे हैं, एम्बेडेड वर्ड, जिसमें सर ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस
जिसमें डेट का भी पोर्शन हो और इक्विटी का भी पोर्शन हो, उसको हम बोलते हैं एम्बेडेड। जैसे मान के चलिए अगर एक कंपनी क्या इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है और कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करती है, तो जब आप एक कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करते हैं तो उसमें एक डेट का पोर्शन भी होता है जिसको कि हम होस्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और एक इक्विटी पोर्शन भी होता है कि आप क्या करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, आपने 1 लाख रुपए के बॉन्ड इशू किए, कितने साल के लिए? 5 ईयर के लिए। आपने 5 साल बाद उनको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि हम क्या करेंगे, आपको आपका पेमेंट कैश में वापस नहीं करके आपको कंपनी के इक्विटी शेयर क्या प्रोवाइड कर देंगे, इक्विटी शेयर। तो जब किसी सोर्स ऑफ फंड में, जब किसी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है आपका लायबिलिटी एट्रीब्यूट्स और एक होता है इक्विटी एट्रीब्यूट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड डेरिवेटिव। इसकी पूरी अकाउंटिंग हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने आपको समझा दिया, डेफिनेशन आ रही है अभी कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो कि जिसको कि क्या होता है, रेसिडुअल इंटरेस्ट। तो अगर डेफिनेशन पढ़ें कि सर इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, अब कंसर्न आता है कि सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए कई बार स्टूडेंट ना थ्योरी पढ़ते हैं और फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थ्योरी को आप क्या करें, साथ में ना उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी करेंगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो पहले अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की वे ऑफ अकाउंटिंग समझाएगी, तो कुछ चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, फिर इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर इनिशियली मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू लेस एनी इशूएंस कॉस्ट। मतलब कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब वो कंपनी जो कि शेयर्स को इशू कर रही है, क्या कर रही है, शेयर को इशू कर रही है इनिशियली एट द टाइम ऑफ इशुएंस। इक्विटी शेयर को किस पे रिकॉर्ड करेगी सर, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगी, और उसको इशू करने से रिलेटेड कॉस्ट को हम क्या करेंगे, उसमें से लेस कर देंगे। मतलब जो भी फंड आपके पास आएगा, जैसे लेट से आपने कंपनी के शेयर इशू किए, तो शेयर इशू करने पर आपको कुछ फंड मिलेगा, और फंड शेयर ऐसे ही तो इशू नहीं हो जाएंगे ना, आपको बहुत सारी कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ सकती है, आपको प्रोस्पेक्टस छपवाने पड़ सकते हैं, लीगल चार्जेस हो सकते हैं। तो ऐसी कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट जो कि शेयर्स को इशू करने से रिलेटेड है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि इक्विटी की अकाउंटिंग करते समय उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात थ्योरी में ही है। उसके बाद आपको थ्योरी में लिखा है, इन मैनी लीगल जुडिक्शन व्हेन द इक्विटी शेयर इशूड दे आर रिकॉर्डेड एट द नॉमिनल वैल्यू विद एक्सेस कंसिडरेशन आर रिकॉर्डेड इन ए शेयर प्रीमियम। तो ऐसे ही तो करते हैं सर, जब हम किसी कंपनी के शेयर इशू करते हैं तो जो पार वैल्यू होती है, पार वैल्यू, उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसको हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिकॉर्ड कर देते हैं। यूएस गैप में एक बार ध्यान रखिए, थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि कई बच्चे यूएस गैप की भी क्लासेस लेते हैं। तो यूएस गैप में सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड नहीं होता, वहां पे एक वर्ड होता है एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर एज पर आईएफआरएस 9 अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो पहली बात उसको इनिशियली फेयर मार्केट वैल्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे सर। दूसरी बात, इशू से रिलेटेड कॉस्ट को हम क्या कर देंगे, उस सेल जो हमने इशू से जो प्रोसीडिंग आई है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। चलिए मैं आपको ना एक स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका करा देता हूं कि क्या जनरल एंट्री एक्चुअली में हमें करना चाहिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ताकि आपको एक नॉलेज अच्छे से मिल जाए। बहुत बेसिक लेवल की जनरल एंट्री है, बट हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि 3-4 मार्क्स में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो हम चलते हैं। चलिए तो हमारे सामने एग्जांपल है कि सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग हम एज पर आईएफआरएस 9 कैसे करें। तो एक क्वेश्चन है,
Dravid issue 10,000 $1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर कैश कंसिडरेशन ऑफ 2.5 ईच। ध्यान रखिए कि आपने $10,000 शेयर $1 का उसकी क्या है फेस वैल्यू और 2.5 में इशू किया और इशू कॉस्ट कितनी दी है आपको $1,000। तो आप मुझे बताइए फंड कितना आया सर 10,000 मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो आपके पास कितना आया 25,000, लेकिन 1,000 रुपए आपने क्या किए हैं इशू कॉस्ट, तो नेट आपके पास 24,000 आया, तो आपने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 24,000। और ध्यान रखिए आपने इक्विटी कैपिटल को कितने से क्रेडिट किया है पार वैल्यू से, तो 10,000 मल्टीप्लाई 1 हो गया आपका 10,000। जो इक्विटी कैपिटल है वो आपने पार वैल्यू से क्रेडिट करनी है। और ध्यान रखिए देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम देखा जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी 1.5 है, तो 1.5 इंटू 10,000 कितना होता है सर 15,000 होता है, लेकिन हमने 14 क्यों लिखा, तो जो ध्यान रखिए जो इशू कॉस्ट थी उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या कर लेंगे सेट ऑफ कर लेंगे। तो अगर एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है 1.5 इंटू 10,000 तो कितना हो गया 15,000, लेकिन क्योंकि आपने 1,000 रुपए $1,000 क्या किया था इशू कॉस्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो इशू कॉस्ट है उसको क्या करते हैं हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो दिस इज द अकाउंटिंग ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कई बार एमसीक्यू में आपसे शेयर प्रीमियम में कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाना चाहिए इस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया सर कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को हमेशा हम इनिशियली फेयर मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है $2.5 में, कंपनी उसको $2.5 में इशू कर रही है, तो 2.5 इंटू 10,000 हो गया 25,000, उसमें से हमने 1,000 माइनस किया तो 24,000 को डेबिट कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और बाकी हमने जो एक्स्ट्रा 1,000 था वो शेयर प्रीमियम से क्या किया है सेट ऑफ किया है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे हम और डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम एक जो क्वेश्चन करने के बाद एक और चीज डिस्कस कर रहे हैं कि सर इनिशियल रिकॉग्निशन अभी आपने सीखी कि कैश अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आईएफआरएस 9 इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में स्पेसिफिक बात करता है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर नॉट रीमेजर्ड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब अगर 31 दिसंबर को वो जो 2.5 पर आपने शेयर इशू किया था, जो क्वेश्चन अभी हमने किया, अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 हो जाए तो क्या सर हम उस इक्विटी शेयर को 5 पर रीवैल्यूएट कर लेंगे? तो एज पर आईएफआरएस 9 ये बात ध्यान रखना, एनी चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटिटी। तो जो एंटिटी शेयर को इशू करती है सब्सिक्वेंटली अगर फेयर मार्केट वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंज आता है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो सर जिस पर्सन ने उस कंपनी के शेयर खरीदे उसकी बुक्स में वो एक फाइनेंशियल एसेट है, तो जो शेयर होल्डर है वो अपनी बुक्स में उसको क्या कर सकता है फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो इस प्रकार के गेन का ट्रीटमेंट हम अभी सीखेंगे फाइनेंशियल एसेट में। तो ध्यान रखिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सब्सिक्वेंट चेंजेस की रिकॉग्निशन नहीं की जाती, किसके द्वारा एंटिटी के द्वारा, क्योंकि उसकी बुक्स में ये एक लायबिलिटी नहीं है, उसकी बुक्स में एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद गेन और लॉस इज एक्सपीरियंस बाय द इन्वेस्टर द ओनर ऑफ द शेयर, इक्विटी डिविडेंड आर पेड द डिस्क्रिशन ऑफ द एंटिटी। आप मुझे बताइए जब कंपनी शेयर इशू करती है तो क्या उसको डिविडेंड देना कंपलसरी होता है? नहीं होता है। यही तो इक्विटी का फीचर है। लेकिन आप ध्यान रखिए डेट में एक प्री डिसाइड रेट से आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है, तो इक्विटी के ऊपर डिविडेंड नहीं दिया जाता है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद इक्विटी डिविडेंड आर पेड द डिस्क्रिशन ऑफ द एंटिटी एंड आर अकाउंट एज ए रिडक्शन इन द रिटेन। तो ध्यान रखिए अगर सब्सिक्वेंटली किसी प्रकार का कोई डिविडेंड बांटा जाता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो उसको कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से सब्सट्रैक्ट करती है। तो अब हमने एक कॉन्सेप्ट को यहां पे क्या सीखा सर कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इन द बुक्स ऑफ एंटिटी बुक वैल्यू पर रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते। उसके बाद
अब कई स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर प्रेफरेंस शेयर एक इंडियन स्टूडेंट उसको इक्विटी का पार्ट मानता है, लेकिन एज पर IFRS 9 हमने क्या बात करी कि अगर उसका रिडम्पशन किया जाए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो, तो रिडीमेबल शेयर किसी भी प्रकार के होंगे वो हमेशा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में नहीं, डेट इंस्ट्रूमेंट में क्लासिफाई किए जाएंगे। तो अगर रिडीमेबल डेट है कि कुछ समय बाद उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा, तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो आपका डेट है, लायबिलिटी। और सर अगर इररिडीमेबल हो, मतलब अगर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को बोल दे कि हम आपसे पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन आपका जो फंड है ना, कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन वापस करेगी। तो जब एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आप वापस करेंगे अगर प्रेफरेंस शेयर को, तो ध्यान रखिए वो आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे, ना कि लायबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो सर लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हम इस तरीके से सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि लायबिलिटी में आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है, आपको रीपेमेंट करना पड़ता है। अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर फाइनेंशियल एसेट्स आपने बताया कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव, तो आप मुझे बताइए क्या बिल्डिंग एक फाइनेंशियल एसेट है? नहीं सर, बिल्डिंग इज नॉट एन फाइनेंशियल एसेट। क्या मशीनरी एक फाइनेंशियल एसेट है? नहीं, ये नॉन फाइनेंशियल। स्टॉक नॉन फाइनेंशियल। कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर आपको कोई फंड लेना हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल एसेट्स की डेफिनेशन में कवर करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग में। तो आपको पहले इनिशियल अकाउंटिंग सिखाई, उसके बाद इन दी बुक्स ऑफ एंटिटी सब्सिक्वेंट कोई भी प्राइस चेंज हो जाए तो आपको एंटिटी की बुक्स में कोई जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। चलिए अगले सेगमेंट की ओर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं। अब यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की स्टार्टअप हो रही है, तो पहले दो तीन बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये जो स्लाइड है ये आपके बहुत काम आएगी, इसकी मैं आपको PDF भी दे दूंगा। BPP के बुक्स तो आपको दी गई है, लेकिन ये मेरे जो नोट्स हैं ये भी आपको मिलेंगे, जिससे कि आप एट ए ग्लांस क्या कर रहे हैं सारी चीजों को रिवाइज कर सके। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में बात करें तो एक लिखा FVTPL, फाइनेंशियल लायबिलिटीज आर ओनली क्लासिफाइड एज ए FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इफ दे आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और द एंटिटी सो चूज। तो सर अगर हमारी बुक्स में कोई लायबिलिटी आ रही है, लायबिलिटी मतलब बॉन्ड हो सकते हैं, डिवेंचर हो सकते हैं, तो हम एक तो फेयर वैल्यू ऑप्शन को चूज कर सकते हैं कि हम हमारे उस डेट की रिकॉर्डिंग फेयर वैल्यू के थ्रू करना चाहते हैं। अभी पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि सर ये फेयर वैल्यू FVTPL क्या है। बेटा एक एक चीजों को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, पूरा इसमें मैं पूरा डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल लायबिलिटी के दो क्लासिफिकेशन, एक होगा सर FVTPL और दूसरा होगा अमोर्टाइज कॉस्ट। तो अब FVTPL मतलब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब किसी प्रकार का जो गेन होगा ना, गेन या लॉस, वो कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन वो ऑप्शन अब जब वो ट्रेडिंग सिक्योरिटीज क्या हो, इफ दे आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और एंटिटी सो चूज। और दूसरा हम बात कर रहे हैं एक अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। तो हम है ना सबसे पहले एक अमोर्टाइजेशन कॉस्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि सर फाइनेंशियल लायबिलिटी की जो रिकॉर्डिंग है वो अमोर्टाइज कॉस्ट के बेसिस पे कैसे होती है। तो इसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करना पड़ेगा। आई होप सो कि आप सभी को थोड़ा बहुत टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पता हो। अगर बेटा आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं। देखिए ये लेक्चर एडवांस लेक्चर है, तो कई बार IFRS के स्टूडेंट बीच में देखते बोले सर हमको तो टाइम वैल्यू नहीं पता है, हमको एन्युटी नहीं पता है। तो बेटा उसके लिए आप पहले क्या करिए, अगर आपको ये लेक्चर पूरा समझना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर सिर्फ इतना डाल लीजिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी AKPS, आपको वहां पे पूरा डिटेल मैंने समझाया। लेकिन FVTPL और इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको
टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अभी हम फाइनेंशियल लायबिलिटी में डिस्कस कर रहे हैं कि सर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट के बेसिस पर अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। चलिए पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और एक्सेल की इस पे आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए ACCA की जो एग्जाम है वहाँ आपको CB पैटर्न है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो आपको एक्सेल में पूरा बनाते आना चाहिए, क्योंकि पता है IFRS डिप्लोमा एंड IFRS की एग्जाम एक कौन सी एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। तो आपको एक्सेल पे फॉर्मूले लगाते आना चाहिए, आपको एक्सेल पे पूरा लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते आना चाहिए। तो सीधे यहाँ मैं एक्सेल ओपन करूंगा और उसी में इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एग्जाम का ही क्वेश्चन है। चलिए सो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी को अंडर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड किस तरीके से हमें अकाउंट फॉर करना है। तो एक इंपॉर्टेंट बात देखिए आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूं, कई स्टूडेंट्स जो हैं उनको अगर नहीं दिख रहा हो। The default position is the majority of financial liabilities are classified and account for the amortization cost। तो एक बात ध्यान रखिए, जो कंपनी लायबिलिटी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रही है, मतलब जो एक तरीके से फाइनेंस ले रही है, डेट इशू कर रही है, वो बाय डिफॉल्ट अमोर्टाइजेशन कॉस्ट को चूज करती है। बाय डिफॉल्ट मतलब आप उसको अमोर्टाइजेशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ एक स्पेसिफिक बात कही है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी दैट आर क्लासिफाइड एज अमोर्टाइजेशन कॉस्ट आर मेजर्ड फेयर इनिशियली। इनिशियल वर्ड के ऊपर फोकस करिए आप, इनिशियली मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देखिए मैं इन चीजों को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको याद रहे एग्जाम में कि सर ने ये सारी चीजें बताई थी, क्योंकि 10 मार्क्स का सवाल है। अगर IFRS पास करना है तो ऐसे टेक्निकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अच्छे से आने चाहिए। तो सर सिंपल बात है, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट में फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब हम इनिशियल रिकॉग्निशन करना सीखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 20 कर लेते हैं। चलिए ठीक है। तो बोर्ड रेजिस्ट फाइनेंस बाय इशूइंग ऑफ $20,000 6% 4 ईयर लोन। तो हमने क्या किया है, $20,000 का लोन इशू किया है, फाइनेंस अरेंज किया है, 6% हमें इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ डेटा लिखते जाते हैं सर, सॉल्यूशन। कई स्टूडेंट को स्पीड स्लो लगे तो वो थोड़ा सा उसको तेज कर सकते हैं। तो सर लोन अमाउंट में यहाँ आपको, क्योंकि मुझे हर एवरेज स्टूडेंट को भी समझ में आना चाहिए, उस तरीके से समझाना है। $20,000 है, उसके बाद सर इंटरेस्ट रेट कितनी है, तो इंटरेस्ट रेट भी आपको गिवन है 6%। अब देखिए यहां पे बोला गया है कि लोन को हम 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो यहां मैं नीचे डिस्काउंट का रेट भी लिख लेता हूं, डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट 10%। तो इसका मतलब सर आपके पास फंड कितना आएगा ये इंपॉर्टेंट है। एंड विल बी रिडीम आफ्टर 3 ईयर एट अ प्रीमियम। तो आप सोचिए प्रीमियम पे रिडम्पशन किस वैल्यू पे, रिडम्पशन वैल्यू को मैं इधर लिख रहा हूं, रिडम्पशन वैल्यू। आप मुझे बताइए कि आप पैसा कितना वापस करेंगे। सर 20,000 तो वो लेना है जो हमने उनसे एक्चुअली में रेस किया ना, 20,000 उसकी फेस वैल्यू है, प्लस प्रीमियम बोल रहे हैं। तो प्रीमियम कितना 1015। तो टोटल रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट आपको किस वैल्यू पे करना है। तो रीपेमेंट जो आप करने वाले हैं वो बेसिकली 20,000 प्लस 1015 वैल्यू पे, तो 21,015 रुपए $15 आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। अब सर हम इनिशियल मेजरमेंट करें। इनिशियल जो आएगा, इनिशियल जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी सर। सर सीधी गणित है, 20,000 का मैं 90% कर रहा हूं। पूछो क्यों बेटा, 10% डिस्काउंट पे इशू किया ना, तो 20,000 का 90% कितना हो गया, 18,000। ठीक है सर, उसके बाद क्वेश्चन ने आपको बोला है कि इशुएंस कॉस्ट, तो यहां पे हम लेस कर देंगे इशुएंस कॉस्ट। तो ये जो आपकी इशू कॉस्ट आ गई, इशू कॉस्ट कितनी आ गई, माइनस।
1000। तो आपकी बुक्स में लायबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड होगी? 17,000। अब कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर हम इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? बहुत सिंपल है बेटा। इनिशियल मान के चलो आपने 1 जनवरी को लोन लिया है, तो आप क्या दिखाओगे? 1 जनवरी को कैश आया ना, कैश या बैंक ले लो, बैंक से पैसा दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका? लायबिलिटी। लायबिलिटी लिख लो, लोन लिख लो, जो भी। तो ये कितने वैल्यू पे आ जाएगा? 17,000। तो ये तो आपकी हो गई 17,000 इनिशियल रिकॉर्डिंग। अब आती है कि सर हम सब्सिक्वेंट रिकॉर्डिंग को किस तरीके से करें। तो आने वाले हर साल में आपको ध्यान रखिए, लोन का अमाउंट मिल गया 17,000। अब मैं यहां पे एक टेबल बनाने जा रहा हूं, ठीक है? टेबल हम बनाएंगे, है ना? तो यहां आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट, आपको क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखनी होगी कि यहां पर 4 ईयर लोन लिखा हुआ है, फर्स्ट डे ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड द लोन नोट्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड विल बी रिडीम एट ए प्रीमियम। हमने प्रीमियम लिखी थी ना। अब क्वेश्चन में आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि आप मार्केट में कितना इंटरेस्ट का रेट चल रहा है। मतलब अगर आप एसबीआई का रेट देखें या जिस भी कंट्री में बिलोंग करते हैं, वहां की जो मेजर बैंक है वो किस रेट पे लोन प्रोवाइड कर रही है, मार्केट पे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो यहां पर मार्केट इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। तो ध्यान रखिए सर, लोन का अमाउंट तो हमारे पास आ गया। लोन का अमाउंट अपने पास कितना था? 17,000। अब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वो हमेशा किस पे निकाला जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो सर सीधी बात है, 17,000 का 12%, ये कितना हो गया? 2040। अब देखिए, ये मार्केट रेट से हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है और एक्चुअल में हम इंटरेस्ट का पेमेंट कितना से कर रहे हैं? 6% से। देखिए क्वेश्चन में मेंशन था, है ना, 6% रेट मेंशन था ना, मैंने यहाँ पे लिखा था। ये जब हमने इसको, है ना, 6% था, तो आप एक्चुअल में इंटरेस्ट का पेमेंट कितना कर रहे हैं? 6%। तो ये इंटरेस्ट का कैश में पेमेंट कहलाता है। मैं अभी दोनों के बीच का डिफरेंस समझाऊंगा। कैश इंटरेस्ट पेमेंट या मैं लिख दे रहा हूं, है ना। तो कैश इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रहे हैं सर? ध्यान रखिए, एक होती है फेस वैल्यू, कि जिसके ऊपर बॉन्ड की जो फेस वैल्यू होती है ना, उसके ऊपर जो नोट की फेस वैल्यू होती है उसके ऊपर आपको कैश में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो तो सर 20,000 है। 20,000 इंटू 6%, 6/100 कर दो, कितना आ गया? 1200। ये रेट है आपका मार्केट का रेट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू, कि हमने जब 17,000 का लोन लिया तो उसके ऊपर देखा जाए तो मार्केट के अकॉर्डिंग हमें 2,040 रुपए देना चाहिए, बट हम पेमेंट कितना कर रहे हैं? 1200। तो जो बीच का डिफरेंस है, इसको हम क्या करते हैं, लायबिलिटी पोर्शन में क्या कर देंगे? एड ऑन कर देंगे। आप देखना, एंड में लायबिलिटी का जो टोटल है, लायबिलिटी का जो टोटल है वो मालूम है किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा? रिडम्पशन वैल्यू के 21,015 पे आ जाएगा, देख लेना। तो ध्यान रखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो गया 2,040, कैश इंटरेस्ट पेमेंट 1200। तो ये जो बीच का डिफरेंस है 2,040 माइनस 1200, 840, बस इसको आप लायबिलिटी में, तो क्लोजिंग वैल्यू आपकी आ जाएगी 17,840। ये 17,840 हो गया। चलिए अब फिर से इंटरेस्ट लगाएं। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा? ये तो आपका फर्स्ट ईयर हो गया ना, है ना। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट लगेगा आपका 17,840, वही मार्केट रेट इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ गया? 2140, है ना। मैं इसको
2140 आ गया, तो 2140 आपने राउंड ऑफ में लिख दिया, 2140 ही आएगा ना। हाँ 2140। कैश तो सर हर साल वही रहेगा 1200, बीच का डिफरेंस लाइबिलिटी पोर्शन में ऐड कर देंगे तो 840। अभी मैं समझाऊंगा, लॉजिक समझाऊंगा कि सर ये क्यों कर रहे हैं। तो 2140 माइनस कर दीजिए आप 1200, ये हो गया 940। तो आप यहाँ पे फिर 17,840 प्लस 940 को क्या कर देंगे तो 18,780 हो गया। तीसरे साल में यहाँ बैलेंस उतारते जाइए, ये फर्स्ट सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में था, अब थर्ड ईयर के बिगिनिंग में हो गया 18,780। इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा तो इक्वल टू दबाया। देखिए थोड़ा सा आपको एक्सेल वहां पे चलाना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे दिक्कत आएगी। 2254, ये तो 1200 ही है, एक बार घर पे कर लेंगे ना तो फटाफट हो जाएगा। 2254 माइनस 1200, 1054। अब उसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 1054। तो यहां हम इसको ले लें प्लस ये कर देते हैं 19,834, ये 19,834 ये हम ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ ऊपर लिख सकते हैं आप, ये ओपनिंग बैलेंस है लोगों का, ये आ गया 19,834। अब सर इसके ऊपर लगाएं इंटरेस्ट इक्वल टू 23,880 हो गया, ये तो 1200 ही होगा। बीच का डिफरेंस कितना बचेगा, बीच का डिफरेंस होगा 2380 माइनस 1200, 1180। इन दोनों को जोड़ दीजिए 19,834 प्लस 1180। देखिए 21,014 रुपए, वही आपका लाइबिलिटी जो आ रही थी ना टोटल, ये देखो अप्रोक्सीमेटली आ गई 21,015। तो हमें यही समझना है कि यही आपकी क्या है अमोर्टाइजेशन बेसिस पे। सर हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप सोचिए फेयर वैल्यू अकाउंटिंग क्या है कि सर कैश में भले ही हम 1200 पे कर रहे हैं, 20,000 की जो फेस वैल्यू थी उसके ऊपर 6% तो हर साल पेमेंट किया, लेकिन जब हमने लोन को फेयर मार्केट वैल्यू पर रिकॉग्नाइज किया 17,000 के ऊपर, तो हमें 12% के हिसाब से इतना देना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो हम सामने वाले को इंटरेस्ट कम पे कर रहे हैं ना, आप अगर ऑब्जर्व करो कि आपको इंटरेस्ट हर साल कितना पेमेंट करना चाहिए, पहले साल 2,040 पे करना चाहिए, आप पे कितना कर रहे हो 1200। तो ये जो कम पे कर रहे हैं अल्टीमेटली उसका रीजन है कि हम सामने वाले को रिडम्पशन करते समय, रिडम्पशन के टाइम एक्चुअली में जो प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, वही ये बीच का डिफरेंस है। अगर आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखें कि सर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और ये जो कैश के बीच का डिफरेंस है, वो ओवरऑल आप जो देखो, एक तो सामने वाले को आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, आपने क्या किया कि जो 2 लाख की चीज 20,000 की चीज थी उसको 10% डिस्काउंट पे इशू किया। फिर उसके बाद जब आप रिडम्पशन कर रहे हो तो रिडम्पशन आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें उसमें क्या कर ली जाती है, एडजस्ट कर ली जाती है। मैंने बोला ये एडवांस लेवल लेक्चर है, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको समझने में, बट स्टिल ध्यान रखिए आपको क्या करना है, जो कैश इंटरेस्ट पेमेंट है और जो फेयर मार्केट वैल्यू के बीच का डिफरेंस है उसको हम लायबिलिटी के पोर्शन पे जोड़ देते हैं, जिससे कि ईयर एंड पर, फोर्थ ईयर के एंड पर जो लायबिलिटी का बैलेंस है वो जितना हमें पेमेंट करना, पेमेंट कितना करना है सर 20,000 प्लस रिडम्पशन प्रीमियम, उन दोनों का टोटल हम क्या करते हैं उस पर उसको लेकर आ जाते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था कि सर हम अमोर्टाइज करते जाएंगे, तो अमोर्टाइज किसको करना है, कैश पेमेंट और जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस था उसके बीच का डिफरेंस को हम क्या करते हैं, अमोर्टाइज करते जाते हैं, और वो लायबिलिटीज में आप क्या करते हैं, एड ऑन कर देते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल था। तो जनरल एंट्री सर क्या करना चाहिए हर साल, बेटा एंट्री तो बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब देखो आपका इंटरेस्ट कितना होगा 2,040, उसके बाद टू कैश कितना कर दोगे आप, कैश तो हम 1200 दे रहे हो और बीच का जो डिफरेंस है उससे आप क्या बढ़ा दोगे, लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ा दोगे।
आपने कितना बढ़ा दिया सर लायबिलिटी का बैलेंस 840। अल्टीमेटली हर साल ये आपकी फर्स्ट ईयर के एंड पे एंट्री है। ऐसे ही आप सेकेंड ईयर में करोगे, थर्ड ईयर में करोगे, फोर्थ ईयर में करोगे, और जब लायबिलिटी का एक साथ इकट्ठा पेमेंट आ जाएगा तो आप क्या कर दोगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपको अल्टीमेटली 21,015 रुपए का क्या करना पड़ेगा फोर्थ ईयर में। ये मैंने फोर्थ ईयर की एंट्री बता दी। आप इस क्वेश्चन को करना और घर पे अगर कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना बेटा। जो यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं उनको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आए क्योंकि अभी उनके बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, तो पहले आपको फंडामेंटल, इसीलिए फंडामेंटल की क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश आपको ये कब एंट्री होगी, फोर्थ ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। चलिए तो ये टोटल था। अब एक स्टूडेंट ने पूछा सर कि हमारा टोटल फाइनेंस एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, तो यहां भी मैं लिख देता हूं टोटल फाइनेंस एक्सपेंसेस। बेटा सिंपल सी बात है, 1200 रुपए आप हर साल इंटरेस्ट पे कर रहे हो 4 साल के लिए, 4800 हो गया। डिस्काउंट आपने कितना दिया, डिस्काउंट आपने 2000 पे दिया था, याद करो 90%, 20,000 का 10%। प्रीमियम कितनी पे करोगे, प्रीमियम आपने लिखी थी ना ऊपर 1015, 1015, और उसके साथ साथ एक इशू कॉस्ट भी थी। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि टोटल फाइनेंस एक्सपेंडिचर कितने हैं, तो ये एक्सपेंडिचर है, तो सबको जोड़ दो। डबल 815। तो ये आपकी थी टोटल फाइनेंस एक्सपेंसेस। और आपको क्या करना है, जो इफेक्टिव मार्केट है और जो प्रीमियम बीच का जो डिफरेंस है, जो आप कैश पे करो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डिस्काउंट, आप उसको क्या करते जाते हो, लायबिलिटीज में क्या करते जाते हो, जोड़ते जाते हो। तो यही थी फेयर वैल्यू, सॉरी, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट बेसिस की अकाउंटिंग। तो एक बार इसको आप दोबारा अच्छे से देखना, और जहां कहीं भी डाउट आए बिल्कुल डेफिनेटली मुझसे पूछना, मैं आपको क्या कर दूंगा, प्रॉपरली इस चीज को एक्सप्लेन कर। सो गाइस ये था हमारा अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड। नाउ अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं एफवीटीपीएल। तो एक बात आपने अभी ऑब्जर्व की कि आपको क्या करना पड़ता है, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट में जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं और जो इफेक्टिव मार्केट इंटरेस्ट है, दोनों के बीच का डिफरेंस आप लायबिलिटी पोर्शन में प्लस कर देते हैं। अब एफवीटीपीएल का भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले आपको ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कि एफवीटीपीएल मेथड में इनिशियली मेजर्ड एट द फेयर मार्केट वैल्यू, कि जब भी हम कोई लायबिलिटी को अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड, एफवीटीपीएल को फुल फॉर्म बोल रहा हूं, एफवीटीपीएल मेथड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू पे उसको मेजर करना पड़ेगा, और एंड एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर इमीडिएटली राइट ऑफ टू दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे ही आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है जो डेट है एफवीटीपीएल मेथड से, तो पहले तो वो फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी और उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर को हम क्या कर देंगे, इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट कंसर्न और आएगा यहां पे, एफवीटीपीएल में आपको हर बैलेंस शीट डेट पे सब्सिक्वेंट डेट पर आपको लायबिलिटी का क्या करना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आपने लोन लिया, 17,000 रुपए उसकी वैल्यू हुई, $17,000 का ये लोन था। अब ये तो फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, इस की फेयर मार्केट वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो सर फेयर मार्केट वैल्यू कैसे पता करें, तो अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू ट्रेडिंग है, मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड वगैरह है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो ट्रेडेड नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है कि वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना,
बहुत एम्फेसिस दे रहा हूं कि अगर आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पता नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फ्यूचर के कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। और हर बैलेंस शीट डेट पर आप क्या करेंगे, उस लायबिलिटी का क्या करेंगे, रीमेजरमेंट करेंगे। अगर लायबिलिटी की वैल्यू रिकॉर्डेड वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो लॉस हो जाएगा, और लायबिलिटी की फेयर मार्केट वैल्यू जो बुक में आपने रिकॉर्ड की है उससे कम है तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट या लॉस जो आएगा इसको आपने सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देना है, चार्ज कर देना। अगर सर थ्योरी ही, अब ये थ्योरी में फिर समझ में नहीं आया होगा आपको, तो हम अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कि सर एफवीटीपीएल में हम हर डेट पर, हर ईयर पर इनिशियल मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लगेगा। सो बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन पार्ट, हम एक चार्ट के थ्रू और समझ लें कि सर इशूइंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एक आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने बात की, हाँ सर अभी डिस्कस किया। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को सब्सिक्वेंटली आपने रीमेजरमेंट नहीं करना होता, ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हमने दो मेथड पढ़ी कि एक आपका जो ऑब्लिगेशन टू रीपे में आ जाएगा आपका अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, और एक आपका एफवीटीपीएल। तो एफवीटीपीएल में आप हर डेट पे क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी को क्या करने वाले हैं, रीमेजरमेंट करने वाले। और यहां पर आप इनिशियल मेजरमेंट फेयर मार्केट वैल्यू में से इशू कॉस्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये एक पूरा चार्ट है, ये आपको भी नोट्स में दिया गया है, लेकिन पूरा समरी के रूप में एक बार इसको एक्सप्लेन किया गया है जिसको कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या है, वापस से एक एफवीटीपीएल का पूरा ग्रैंड क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लायबिलिटी वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और अभी उसके बाद फिर हम एसेट को भी समझेंगे, और उसके बाद कंपाउंड कैसे, हमें कंपाउंडिंग वाला समझना है जिसमें कि बॉन्ड भी है, मतलब इक्विटी का भी पोर्शन हो और लायबिलिटी का पोर्शन भी हो। तो पहले पार्ट में हम ये सारी चीजें अभी आज के लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया सर कि हमें लायबिलिटी का कर लिया है, अब हम एफवीटीपीएल का क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पूरा आपको शेड्यूल बनाकर मैं क्या करूंगा, समझाऊंगा। तो चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं।